हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से रेसलिंग टॉकर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इस हफ्ते मंडे रॉ के बातों के बारे में जो लोगों को इशारों में बताई गई। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या वाकई रॉ विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो भी एलेक्सा ब्लिस के कारण। साथ ही 2023 क्या वाकई में द ब्लडलाइन के लिए अच्छा साल होगा या नहीं, और साथ ही सेथ रॉलिंस के लिए ये वाला साल कैसा जाता है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देख क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का ही चैनल है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात कर लेते हैं, जो हालांकि दो चैंपियनशिप मैच के बावजूद भी काफी कम रही थी। यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप मंडे नाइट रॉ की सामने आ रही है वो काफी कम है। अगर बात करते हैं इसकी व्यूअरशिप के बारे में तो पिछले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 1.705 मिलियन रही थी, यानी कि इस बार जो व्यूअरशिप आई है वो 1.605 रही है। इसके पीछे के रीजन मुझे अपने पर्सनली तौर पर लगता है कि शायद WWE फैंस और उसके साथ मैं भी यही सोच रहा था कि शायद कंपनी इस साल पहले ही एपिसोड में रॉ के काफी मेगा स्टार्स को रिटर्न कर सकती है, जिसमें कोडी रोड्स और एड शामिल हैं। लेकिन खैर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, तो इसके कारण भी कंपनी की व्यूअरशिप में गिरावट आ सकती है। दोस्तों मेन स्टोरी आज की वीडियो में आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर स्टोरी निकल के ये आ रही है कि क्या वाकई में रॉ विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो कुछ हफ्ते पहले रॉ में बियांका और एलेक्सा ब्लिस काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब ब्लिस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो इन दिनों एलेक्सा ब्लिस काफी चर्चा में है, क्योंकि सेगमेंट्स और मैचों के दौरान ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी किसी के वश में काम कर रही हैं। इस हफ्ते उन्होंने ब्लेयर को चैलेंज किया था और दोनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन फाइट के दौरान आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों ने अंकल हाउडी का मास्क पहना हुआ था, और ब्रे वाइट के लोगों के नजर आने के बाद भी ब्लिस अलग अलग तरह का बर्ताव करने लगी थी, और उन्होंने डेंजरस रूप अपनाते हुए ब्लेयर को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। ये सीन काफी दर्शा रहा है कि शायद बियांका ब्लेयर पर ही नहीं बल्कि उनकी टाइटल पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि क्या सेथ रॉलिन वाकई में दोबारा यूएस चैंपियन बनेंगे। दोस्तों वैसे तो सेथ रॉलिन्स और ऑस्टिन थ्योरी की जो राइवलरी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चल रही है वो काफी लंबे टाइम से चल रही है। यानी कि इस हफ्ते रॉ में भी हमको इन दोनों का मैच देखने को मिला था, लेकिन उसमें ऑस्टिन ने रॉलिन्स को चीटिंग के जरिए हराकर, यानी कि लो ब्लो लगाकर बेईमानी से इस मैच को जीत लिया था। और इस मैच के दौरान सेथ रॉलिन्स की नी भी इंजर हो चुकी थी, यानी कि उनका घुटना इंजर्ड हो चुका था। अब देखना ये होगा इस इंजरी से कब बाहर आते हैं और वो कब WWE में रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारी स्टोरी लाइन ये आ रही है कि क्या डेक्स्टर लूमिस को WWE जल्द ही दे सकता है एक बहुत ही तगड़ा पुश। दोस्तों डेक्स्टर लूमिस को रॉ पर आए हुए कुछ महीने भी आ चुके हैं, और इस दौरान उनके अजीब से दिखने वाले कैरेक्टर ने खूब फैंस का दिल जीता है। उन्हें पॉपुलैरिटी तो मिल रही है, लेकिन ज्यादा मैच नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ज्यादा मैच मिलने से ही वो अपनी रेसलिंग स्किल से फैंस को इम्प्रेस कर पाएंगे। इस हफ्ते रॉ में उनका मैच चैड केबल से हुआ। वही फाइट के दौरान ओटिस ने भी दखल देने की कोशिश की, मगर एंड में लूमिस अल्फा अकेडमी के दोनों मेंबर्स पर भारी पड़े और शानदार अंदाज में पिन के जरिए विक्ट्री को हासिल कर लिया, यानी कि वो मैच को जीत गए थे। और इस मैच को देखने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि लूमिस को आने वाले मंथ्स में, यानी कि महीनों में, एक बड़े सिंगल सुपरस्टार के रूप में भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों चौथे नंबर पर स्टोरी ये आ रही है कि क्या एलायंस के लिए WWE के पास कोई प्लान है भी, या उन्हें ऐसे ही वो फाइट्स पे फाइट्स देती जा रही है। बात करते हैं एलायंस के साल 2022 को लेकर, जो काफी निराशजनक था, यानी कि बेकार रहा था, और जहां उन्हें एज़ेकिएल नाम का एक नया कैरेक्टर दिया गया, मगर उन प्लान्स के असफल रहने के बाद भी उनके पुराने किरदार में भी उनकी वापसी करवाएगी, यानी कि फैंस को उनका पुराना कैरेक्टर ही था वो अच्छा लगा था। ऐसे लगने लगा था कि जैसे WWE ने उन्हें एक ऐसा पुश देने जा रही है जो उन्हें कई सालों पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन रॉ में एलायंस को सोलो सिकोआ के खिलाफ म्यूजिक सिटी स्ट्रीट फाइट्स मैच दिया गया। मैच के वक्त म्यूजिक आर्टिस्ट यानी कि हार्डी ने एंट्री लेकर सिकोआ पर अटैक कर दिया था, जिसके पीछे का अटैक की जो वजह है किसी को भी समझ में नहीं आई। अगर एलायंस का म्यूजिक थीम मतलब हार्डी के ऊपर दोनों का कनेक्शन होता, तो इसलिए शायद हार्डी द्वारा उन पर अटैक किया गया होता, तो शायद वो सिचुएशन समझी जा सकती थी। लेकिन ऐसा ना होना शायद इस बात का साफ साफ इशारा कर रही है कि कंपनी के पास
एलायस के लिए कोई बड़े प्लान है ही नहीं है। दोस्तों आज की हमारी फाइनल स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टोरी निकल के आ रही है कि 2023 क्या वाकई में द ब्लड लाइन के लिए अच्छा साल होगा या फिर नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने रॉ के एपिसोड में देखा था कि द ब्लड लाइन के सेगमेंट में उन्होंने रॉ को टेक ओवर यानी कि हाईजैक करने का प्रॉमिस किया था, और इस बीच केविन ओवेंस ने इंटरफेयर दिखाकर ब्लड लाइन पर अपना तंजा कसा, यानी कि उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। और वही कुछ देर बाद एडम पियर्स भी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर आ गए और कहा कि 2022 अब बीत चुका है और 2023 में द ब्लड लाइन की एक भी नहीं चलेगी। उनके मेंबर्स ने ओवेंस पर अटैक किया, लेकिन अगले ही पल पूरा का पूरा लॉकर रूम जो रॉ का है वो बचाव में बाहर आ गया। मतलब पूरे के पूरे रॉ के जो सुपरस्टार थे वो ब्लड लाइन को बैक स्टेज जाने पर मजबूर करने लगे, और इस सेगमेंट से साफ पता चलता है कि पूरा रॉ रोस्टर उनके अगेंस्ट है, यानी कि उनके खिलाफ है। और स्मैकडाउन में भी उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार से दुश्मनी मोल ली हुई है, यानी कि उनकी ब्लड लाइन की किसी भी स्टार्स के साथ नहीं बनती। ये सभी बातें ये दर्शा रही हैं कि शायद 2023 में ब्लड लाइन के लिए डिफिकल्टीज यानी कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी लाइंस जो WWE रॉ ने इशारों में स्टोरी लाइंस लोगों को बताने की कोशिश की है। और आपको क्या लगता है, अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को रेसलिंग टॉकर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके भाई का चैनल है यार, सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। तब तक के लिए टेक केयर और मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।